सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेज। आज हम इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे एंड मोस्टली वी विल कवर फ्रॉम द हिंदू ने जो फिल्टर करके दिया है वहाँ से कवर करेंगे। तो लॉट ऑफ एरिया हैज बीन कवर्ड। द फर्स्ट एरिया जो हम लेंगे दैट इज द बेसिक्स अबाउट द फिनेंस मिनिस्ट्री। तो कोई बताएगा व्हाट इज द ये टोटल प्रोसेस जो होता है किसके अंडर में होता है इकोनॉमिक सर्वे? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में 4 डिपार्टमेंट होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का मेन काम होता है पॉलिसी मेकिंग। वहाँ पे वो सर्वे करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। एंड द अदर डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का क्या काम होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर से क्या होता है? तो जो बजट में हम लोग एलोकेट करते हैं, जैसे बजट में डिफरेंट मिनिस्ट्री को दिया जाता है ना, तो ये जो सैंक्शन होता है दैट इज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो थर्ड डिपार्टमेंट होता है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये क्या करता है? रेवेन्यू से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, और किस तरीके के रेवेन्यू होते हैं? मेन एलोकेट करते हैं, जैसे बजट में बताइए क्या मिनिस्ट्री को दिया जाता है ना, तो ये जो सैंक्शन होता है दैट इज। तो यहाँ पे जब आप लोग यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे, थर्ड डिपार्टमेंट होता है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये ऑप्शन आता है आपका सर्विस रेवेन्यू से क्या समझ? तो वहाँ पे आईआरएस एक आता है। हाँ, और किस तरीके के रेवेन्यू होते हैं? मेन या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में 2 सर्विसेज आता है। एक का क्या नाम है बताइए, कुछ आइडिया है आपको? एक का नाम होता है इनकम टैक्स और दूसरे का नाम होता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। यहाँ पे भी इनका 2 डिपार्टमेंट है। द फर्स्ट इज द सेंट्रल बोर्ड फॉर द टैक्सेज एंड द कस्टम, एंड सेकेंड इज द इनडायरेक्ट, यहाँ कहाँ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेज एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड द कस्टम। यही आप लोग भरते हैं 2 सर्विसेज। इसका दोनों डिपार्टमेंट जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस अफेयर्स के अंडर में डील होता है। द लास्ट डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आएगा? या राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हो सकता है? जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, एक तो होता है बैंकिंग सर्विसेज, दूसरा क्या होता है कैपिटल मार्केट में जो हम लोग करते हैं, तो ये भी यहीं के थ्रू होता है। जितने भी जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, अगर गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो ये जितना भी होता है दैट इज डन बाय द दिस डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनका ये देखते हैं। तो दिस इज द बेसिक्स, यहाँ से स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है दैट इज द एनालिसिस ऑफ द होल ईयर्स ऑफ द, जितना भी बजट होता है किस तरीके से हम उसको स्पेंड किए हैं, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ा है डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। और बजट क्या होता है? या इकोनॉमिक सर्विस, ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है 1 साल पहले का होता है, और बजट जो होता है 1 साल आने वाले ईयर का होता है। पहला जो इन्होंने एनालिसिस किया है कि इकोनॉमी फंडामेंटल रोबस्ट एमिड द स्ट्रॉन्ग डाउन साइड। तो डाउन साइड्स क्या था? इकोनॉमिक्स फंडामेंटल रोबस्ट एमिड द स्ट्रॉन्ग डाउन साइड। डाउन साइड किस लिए आया था? अभी रजिस्ट्रेशन तो नहीं था, प्रोटेक्शनिज्म था, ट्रेड का उस पर बहुत इंपैक्ट हुआ है। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? नहीं, वो तो डिफरेंट हो गया। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब जो ट्रेड वार चल रहा है, अपना अपना देश टैरिफ बढ़ा के दूसरे देश का जो ट्रेड है उसको कम कर रहा है, वो प्रोटेक्शनिज्म है। जैसे यूएस ने अभी टैरिफ बढ़ा दिया मैक्सिको का, कनाडा का, तो क्या कर रहा है? वो अपना इंडस्ट्री बचा रहा है ना। अगर बाहर से चीप रेट में आएगा, मानिए चाइना का टॉय यहाँ पे आके जो हम बनाते हैं 200 में, वो बेचेंगे 40 रुपए में, तो किसका हम जाके कस्टमर किसको बाई करेगा? चाइना वाले को। फिर हमारी इंडस्ट्री को क्या होगा? लॉस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए टैरिफ लगा देंगे कि उसका प्रोडक्ट जो टैक्स देने के बाद उसका भी 220 चला जाए,
तभी तो हम प्रोटेक्शन या कम से कम इतना करेंगे कि 200 के आसपास रहे। जो डिफरेंस है वो कम करते हैं, और दैट इज बाय द कस्टम ड्यूटीज, वही लगाते हैं। या तो लाइसेंसिंग लगा दें कि आप इतना ही अपने नंबर्स भेज सकते हैं, और दूसरा होता है कि कस्टम ड्यूटी। तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है कि अपने अपने मार्केट को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूएस हो गया, जितने भी कंट्रीज हैं। तो उसके कारण था कि जो ट्रेड है कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का क्या है, थोड़ा बहुत जो है वो कहाँ से इनकम आएगा। यूएस को हम सेल करते थे, ट्रेड विद द यूएस यूरोप, अगर वही बढ़ा दें, ऊपर से डिफरेंट तरीके के टैरिफ और बढ़ा दें, जैसे कि वो कार्बन टैक्स लेने की बात कर रहे थे, तो क्या होगा, हमारे लिए तो और मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वी डू नॉट हैव दैट मच कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी सब उनके पास है। हमारे पास जो है लेबर चीप है, लेकिन लेबर चीप होने के बाद भी अगर मशीन है तो आप एक मशीन से 2000 प्रोडक्ट बना सकते हैं 2 दिन में। लेबर कितना बना लेगा, कपड़ा सिलने को एक दर्जी को दें कितना सिल लेगा, 5 सिल लेगा। मशीन से कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2000 आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ही बार में वो कट करेगा 200 को, 5 बार कट किया 1000 हो गया। तो दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे इन्होंने जो कहा था कि फिर भी हमारा जो इसके बाद भी ये सब जो ट्रेड वार है, सबके बाद भी इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है वो 7 के आसपास इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और उसको हम कहीं ना कहीं अचीव कर रहे हैं। इसी के लिए देखिएगा हमने शिफ्ट किया है। इसके पहले जो हमारा जितना भी बजट होता था वो बेस्ड होता था इन्वेस्टमेंट पे एंड एक्सपोर्ट पे। इस बार हमने टोटल शिफ्ट कर दिया है कंजप्शन पे, तभी तो हमने रिबेट दे दिया। इनकम टैक्स में क्या गवर्नमेंट बोल रही थी जिस दिन, मैडम ने क्या बोला कि 1 लाख करोड़ का हमने छूट दे दिया टैक्स में। तो टैक्स में क्यों छूट दिया है, क्यों छूट दिया टैक्स में? हाँ, लोग कंजम्पशन बढ़े, जैसे लोगों का होता है कि टैक्स ले लिया, पैसे बचे ही नहीं, तो खरीदेगा कैसे? अब जब नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जॉब क्रिएट नहीं होगा। तो हम बाहर की जगह पे हम अंदर ही अपने आप को झांक रहे हैं कि हम यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ा के अल्टीमेटली हम क्या बढ़ाएंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। ये सब चीजों को हमने इस बार फोकस किया, इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट एंड जो एक्सपोर्ट है उस पर उतना फोकस नहीं किया जितना इस बार हम कंजम्पशन पे फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल पहला एनालिसिस इनका यही है। ग्रोथ रेट इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 6.5-7 के पास के बीच में ही रहेगा, ठीक है। 8% ग्रोथ पर ईयर फॉर द डिकेड विद द इन्वेस्टमेंट रेट जो राइज करेगा 31 to 35%। तो जब कंजप्शन होगा तो इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगा, जैसा आप बोल रहे थे। जब मेरे पास सैलरी आएगी, जो मेरा कट के अगर पहले 1 लाख आता था, अब मेरा 1,20,000 आएगा, तो कुछ सेव ही तो करूंगा, कुछ कंजप्शन में जाएगा और कुछ सेविंग में जाएगा, और सेविंग ही कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट में। तो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट को भी लॉन्ग टर्म में पुश करेंगे। तो ये इन्होंने यहाँ बोला है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्होंने कवर किया है कि इंडिजिनाइजेशन एन अर्जेंट टास्क फॉर द इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन। तो इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द इंडिजिनाइजेशन? हाँ, यहाँ पे है ना। या मतलब ये होता है कि मोस्टली जो हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, खासकर अगर आप देखिए कि मोबिलिटी जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वहाँ पे हमें बैटरीज के लिए खासकर चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि हम किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कोल एक लिमिट के बाद नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा, क्रूड ऑयल के बाद भी किस पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही जाएंगे। और वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नीड होता है उसका बैटरी स्टोरेज, कहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके उसको रन करेंगे। तो उसके लिए लिथियम चाहिए, और लिथियम इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। मोस्टली नियर अबाउट 90% हमारा जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे है। लिथियम इज वन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि धीरे धीरे गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि इस पे हम शिफ्ट करें। ज़्यादा फोकस अभी ये नहीं करना है कि आप कोल वाले पावर प्लांट को कम कीजिए, लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिए कि पहले आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी। अब आप केवल पुश करेंगे कि वी हैव टू गो फॉर द डीकार्बोनाइजेशन, या हमें कोल हटाना है, और डायरेक्टली ये नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आपका मानिए कोई घर अच्छा बना दिया, पूरी जिंदगी कमाया 40 लाख रुपए करके आपके पिताजी ने घर बनाया, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया छोटा मोटा नाली का, या आपका किसी विंडो एसी की जगह पे ऐसे जगह पे लग गया कि वहाँ पे जो
विंडो एसी नहीं लग पाएगा। मानिए कुछ डिफेक्ट ही आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा घर चेंज कर देंगे। आप क्या करेंगे, आप उसमें जो मॉडिफिकेशन है वो करेंगे। तो वही आगे भी एक आर्टिकल दिया है कि पूरा कोल जो प्लांट है वो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा काफी ज्यादा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स का कोई बताइए डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द क्रिटिकल मिनरल्स? सामने भी लिखा है, ऐसे ही बता दीजिए बिना देखे। हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स वो तो रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया। दो तरीके के आजकल काफी न्यूज में है एलिमेंट, पहला हो गया रेयर अर्थ एलिमेंट और एक हो गया क्रिटिकल मिनरल्स। आप बताइए। क्रिटिकल मिनरल्स जो है दैट आर द, जैसे अभी जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे आप देखिएगा कई फेज में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। पहला जो डेवलपमेंट हुआ था वो टोटली कोल बेस हुआ था, धीरे धीरे हम क्रूड ऑयल पे गए, फिर हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल इन सब पे आए। लेकिन अभी हमारा जो है जो मेन डिपेंडेंसी है वो है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स इज मेनली यूज इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी सच एज द मिसाइल जो बनता है हमारा, उसमें इन सब का बहुत यूज होता है। जैसे टंगस्टन की काफी ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ये सब जितने भी मिनरल्स हैं जिनमें हाई टेक्नोलॉजी जो अभी यूज हो रहा है, जैसे कि आपके कंप्यूटर चिप बनाने में जो यूज हो रहा है, जो आपके मिसाइल्स बनाने में यूज हो रहे हैं, जो आपके जितने भी ये विंड टरबाइन है ये बनाने में यूज हो रहा है, दैट आर द क्रिटिकल मिनरल्स। जो नंबर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, दे आर नियर अबाउट आई थिंक 24। गवर्नमेंट ने अभी एक लिस्ट निकाला था, 30 है। 30 क्रिटिकल मिनरल्स का गवर्नमेंट ने अभी लिस्ट निकाला है, 2023 में ये गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है। अब बात आती है कि व्हाट इज द रेयर अर्थ एलिमेंट, वो क्या है? सेम, दे आर द पार्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स बट देयर जो एबंडेंस है वो बहुत कम है। जैसे आप मोस्ट ऑफ द मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, और क्रस्ट में मिलने के बाद भी उसका एक्सट्रैक्शन कितना फिजिबल है, कितना वायबल है, वो डिपेंड करता है। तो रेयर अर्थ मटेरियल का एक तो उनकी क्वांटिटी कम है, एबंडेंस इज वेरी लो। दूसरा है कि उनका जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज वेरी कॉस्टली, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द रेयर अर्थ एलिमेंट। वो 17 है, ठीक है। तो यहाँ 30 में से 17 जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। लैंथेनाइड्स जो ग्रुप है यहाँ से वो है, और 3 यहाँ पे है, दैट इज द इट्रियम एंड स्कैंडियम। ये 2 एक्स्ट्रा हैं, ये आप याद रखिएगा। और ये है लैंथेनाइड ग्रुप। टोटल कितने हो रहे हैं? 17। क्लियर? पीरियोडिक टेबल में आप लोग क्लास 10th में देखे होंगे, दैट इज नीचे जो ये बना होता है। तो लैंथेनाइड जो ग्रुप होता है दैट इज द रेयर अर्थ मटेरियल। अब यहाँ पे इंडिया ने स्टार्ट किया है कि डिफरेंट सर्वेज जो है वो करा के हम देखें कि कहाँ कहाँ हमारे वहाँ है, ताकि 80% जो डिपेंडेंसी हमारी है वो अगेन चाइना पे है। और जिस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे में हर जगह इन्होंने मेंशन किया है कि सबसे ज्यादा इंडिया को जो थ्रेट है वो चाइना से है। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं थ्रेट है, चाइना से पूरे ग्लोब को थ्रेट है। जिस तरीके से वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ मटेरियल हुआ या क्रिटिकल ये जो मिनरल्स हुए, वहाँ पे टोटल जो डोमिनेंस है वो इस समय चाइना का है। चाइना हर एरिया में इंक्लूड कर रहा है। यहाँ तक कि जो अभी एआई का हमने देखा है, डीप सीक भी वो लेके आए हैं, और डीप सीक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राइवेसी को वायलेट करता है। प्राइवेसी छोड़िए, प्राइवेसी तो एक अलग है। जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है, जैसे अब डीप सीक आएगा तो सिर्फ हम ही लोग थोड़ी यूज करेंगे, जो मिलिट्री के पर्सनल है वो भी यूज करेंगे, अपना डेटा डालेंगे। कहीं ना कहीं ये डेटा किसके पास स्टोर होगा? चाइना के बाद होगा, पास होगा। जो हमारे जितने भी लोग करेंगे कहीं ना कहीं वो कुछ तो इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना पर्सनल भी कई बार आदमी सर्च करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका यूज गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है। तो वही इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला है कि कहीं ना कहीं एआई का हमें प्रॉपर रूप से रेगुलेशन करना पड़ेगा, तभी हम कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स का जो मेन हमने दिया है इसका एक्सकवेशन और जितना भी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, दैट इज गिवन टू द खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यहाँ पे। और अभी हमने अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ वहाँ पे हम 2 वहाँ के माइंस को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अभी रिसेंट अपडेट है। इसके साथ साथ हमारे पास जो कंपनियां हैं, नाल्को है, HCL है एंड
मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड है। इन तीनों के साथ हम मिलके कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑटोनॉमी है इनटू द क्रिटिकल मिनरल्स वो हम अचीव करें। इंडिया में अभी एक काफी न्यूज में था, कौन सा जगह न्यूज में था, ड्यू टू द क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग हो रही थी, विरोध हो रहा था, कंटिन्यूअसली न्यूज में था। कहां पे था? तमिलनाडु में था। टंगस्टन की माइनिंग हो रही थी, काफी विरोध चल रहा था और बाद में उसको बंद करना पड़ा क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ रहे थे। लंदन मेटल एक्सचेंज एंड द एवरेज सेल प्राइस, कभी नाम सुना है इसका? प्रीलिम्स में पूछ सकता है। लंदन मेटल एक्सचेंज एंड एवरेज सेल प्राइस। रॉयलिटी का कभी नाम सुना है? व्हाट इज द रॉयलिटी? रॉयलिटी, हाँ, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। बताइए, आप बताइए। या वेरी गुड। जैसे माइंस के जितने भी एरिया हैं वो गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होता है, वो किसी प्राइवेट को दे रहा है, फिर क्या करेगा, उस पर रॉयलिटी लेते हैं। रॉयलिटी दो तरीके का हो सकता है, या तो एक ही बार में पैसा मांग ले कि ये 10 किलोमीटर का एरिया ये कंप्लीट दिया, इतना पैसे दीजिए। दूसरा होता है कि पर टन जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उस पर परसेंटेज लेते हैं, तो वो जो होता है दैट इज द रॉयलिटी। एक तरीके से रेंट होता है, गवर्नमेंट रेंट लेता है, या तो एक ही बार ले ले या तो उसको आपके जितना भी इनकम हो, रेवेन्यू जनरेट हो, उस पे हो। तो रॉयलिटी को दो तरीके से फिक्स किया जाता है। जो इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स किया जाता है दैट इज द लंदन मेटल एक्सचेंज, वहां पे देखा जाता है कि क्या इंटरनेशनल प्राइस है, और डोमेस्टिक प्राइस देखने के लिए एवरेज सेल प्राइस को हम फॉलो करते हैं। तो कभी अगर प्रीलिम्स में पूछता है तो यू शुड हैव द क्लियरिटी कि क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द ट्रेडिंग मेटल्स, तो वहां पे उसके हिसाब से हम चीजें फिक्स करते हैं कि इसका 3% होगा, इसका 5% होगा, वो गवर्नमेंट इम्पोज करेगी। डेफिनेशन यहाँ पे यही है कि एक ग्लोबल लेवल पे है और जो दूसरा है वो डोमेस्टिक लेवल पे है। जो डोमेस्टिक लेवल पे है उसका हम जो सर्वे करता है वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस करता है, और ग्लोबल लेवल पे जो है वो यूके का जो एजेंसी है उसके थ्रू हम कराते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि एक्सेसिव फिनेंशियलाइजेशन कैन हर्ट इंडियाज इकोनॉमी, कॉसेस सर्वे। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय द फिनेंशियलाइजेशन? वो तो रेगुलेशन होगा फिर, आप बताइए। नहीं, पहले ये बताइए फिनेंशियलाइजेशन क्या है? लिक्विडिटी मतलब पैसे ज्यादा मार्केट में आ जाए, तो दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। वो तो लिक्विडिटी आपस में वो है। फाइनेंशियल मार्केट का नाम सुना है? कैपिटल मार्केट का नाम सुना है? फाइनेंशियलाइजेशन इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। जैसे किसी कंपनी को अपना कंपनी लॉन्च करना है तो उसको क्या चाहिए होगा? पैसे चाहिए होगा। पैसे दो तरीके से वो ले सकता है, एक होगा कि बैंक से जाए और बैंक से वो बारो करे कुछ परसेंटेज पे, दूसरा है कि अपना एक स्टॉक मार्केट में लॉन्च करे और अपने हर एक कुछ बॉन्ड लॉन्च कर दे या सिक्योरिटी लॉन्च कर दे, उसका कहे कि आप 2 लाख दीजिए और 2 साल बाद आइएगा, वो ये पेपर लेके मैं उस पर 20% दूंगा आपको प्रॉफिट, एक एश्योर्ड प्रॉफिट होता है। तो ऐसे फिनेंशियलाइजेशन हो गया, जो आप थ्रू द सिक्योरिटी पेपर एंड द स्टॉक मार्केट आप अपने आप को लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि फिनेंशियलाइजेशन इज अ गुड थिंग, कि कहीं ना कहीं एक कंपनी के पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है ग्रो करने का, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बैंक्स एंड अदर थिंग। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर फिनेंशियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा एक लेवल के बियॉन्ड हम जाके इस चीज को बढ़ावा दें तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होता है। मानिए वो आदमी तुरंत अपना बॉन्ड बेचे, आप तो 2 साल के लिए बेच रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट में आप देखिएगा लोग तुरंत तुरंत बेचते हैं, तुरंत तुरंत खरीदते हैं, डेली बेसिस पे होता है। तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा इंड्यूस करता है। तो ऐसे में क्या वो कंपनी फेल हो जाएगा ना, उसने तो 2 साल सोच के लिया था, आपने तुरंत मांगा। कंपनी को स्टेबलिश होने में 1 साल 2 साल आराम से लगते हैं। तो कहीं ना कहीं फिनेंशियलाइजेशन इज गुड थिंग, स्टार्ट करने में सही है, लेकिन स्टेबिलिटी बना रहे तब।
लेकिन ड्यू टू द जो वोलेटाइल मार्केट सिस्टम अभी बन रहा है, क्योंकि ये जितने भी हैं इन्वेस्टमेंट ये फ्लाइट करते हैं, पता चले इनको बॉन्ड में लगा कि कम पैसे मिल रहे हैं, ये 1 लाख का सिर्फ 1,20,000 देंगे, उनको पता चले कि जापान में कोई कंपनी है वो हमको 1 लाख का 1,40,000 देगा, पूरा पैसा निकाल के वहां लगाएगा, तुरंत का तुरंत आपका फॉल करेगा। कई बार इसको बबल भी कहते हैं, क्योंकि किसी फाइनेंशियलाइजेशन के चक्कर में चीजें एसेट प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जैसे मैं कंपनी खोला, मैंने अपना एसेट प्राइस दिखाया कि ये है, तो तभी तो लोग खरीदेंगे। कई बार एक फेक बना दिया जाता है, न्यूज चला देंगे कि ये जैसे अभी अदानी का क्या चल रहा था, जो अभी अदानी का क्या काफी न्यूज में थे, किस लिए न्यूज में थे, एक यूएस की रिसर्च कंपनी थी, उन्होंने कहा था कि इन्होंने फेक बनाया है अपना, काफी फेक न्यूज का, काफी फेक इन्होंने सिक्योरिटाइजेशन का यूज करके अपना प्राइस जो है आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दिया है। तो वही बबल क्रिएट हो जाता है ना, कि आपका रियल प्राइस कुछ और है, लेकिन आप इस तरीके से अपना जो बैलेंस शीट है, जैसे अंबानी अपना बैलेंस शीट ये दिखा दे, अदानी अपना बैलेंस शीट दिखा दे कि उस कंपनी में प्रॉफिट 2 करोड़ हुआ है, लेकिन वो बैलेंस शीट को इस तरीके से मैनेज करे कि वो दिखे कि 200 का हुआ है, तो लोगों को क्या लगेगा कि बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, पैसे लगाए जाए यहाँ पे, क्योंकि अगली बार वो भी तो फायदा लेना चाहेंगे जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। लेकिन रियल में उनका ग्रोथ कितना था, 2 करोड़ का। उन्होंने अपने सीए से बोला कि बैलेंस शीट बढ़ाओ, वो बढ़ा के 200 करोड़ दिखाया, तो क्या होगा, आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं ना। अदानी का यही मैटर था, उनसे कहा गया था कि आपने आर्टिफिशियली इंक्रीज करके अपना प्राइस बढ़ा लिया। अगर ऐसे सब कोई अपना आर्टिफिशियल बढ़ाने लगे तो क्या होगा, बबल क्रिएट होगा। इकोनॉमी का रियल वैल्यू होगा 5 करोड़, हमें लगेगा 500 करोड़ का है, जब रियलिटी में होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी एक गिरेगा, तभी रिसेशन आता है। तो ये सब चीजों को इन्होंने कॉशस किया है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जब अगर फिनेंशियलाइजेशन जैसे आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो रिस्क भी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, गवर्नमेंट ये प्रमोट कर रहा है कि आप गोल्ड में ना लगाएं, आप रियल इस्टेट में ना लगाएं, आप मैक्सिमम कहाँ पे लगाएं, स्टॉक मार्केट में लगाएं या सिक्योरिटीज में लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव तो ज्यादा सिक्योरिटी मार्केट है, लेकिन स्टेबल एंड सेफ कौन सा है, गोल्ड है, रियल इस्टेट है, आपका जमीन है, कोई नहीं, इतना जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। गोल्ड का ठीक है, आपका एक वैल्यू है, कभी वो बहुत तेजी से प्लंज नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है ये चीजें। तो आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए कि यहाँ पे व्हाट इज द फिनेंशियलाइजेशन और उसका क्या इम्पैक्ट है। फिनेंशियलाइजेशन इज गुड थिंग, बट बियॉन्ड ए लेवल कहीं ना कहीं वो मार्केट को इनस्टेबल करता है और कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन वो मार्केट में लाने का चांसेज रहता है, इसीलिए हमें बैलेंस करना है। तो इन्होंने यहाँ पे एक जगह दिया है कि वी शुड ऑल्सो प्रमोट दिस, गोल्ड में भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रियल इस्टेट में है, उसको भी थोड़ा सा हमें बढ़ावा देना चाहिए। एक चीज और उन्होंने कहा है कि वी ऑल्सो नीड टू इनहेंस द फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे इन्होंने ये कहा कि जो लोग ऐसे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग जीत जाते हैं जो लगाते हैं, जो एक्सपर्टाइज होता है वही जीतता है। आप देखिएगा स्टॉक मार्केट में आप पर्सनली किसी से मिलेगा, बहुत कम लोग मिले होंगे जो फाइनली उनको प्रॉफिट हुआ हो, तुरंत प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो नॉर्मल इंसान होता है वो हमेशा हारता है। मेरा कई मैंने पर्सनल लोगों को जानता हूं कि वो लगाए हैं और वो हारे हैं। इसमें वही जीतेगा जो या तो बहुत एक्सपर्टाइज हो और बहुत ज्यादा उसके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो, पैसे लगाने की वैल्यू बहुत ज्यादा हो कि वो कई शौक को भी झेल के उभर के बाहर आए। नॉर्मल हम लोगों के पास कितना होता है, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन जो असली में लगाते हैं वहां पे एक्सपर्ट होते हैं, वो 40-40 लाख का एक लॉट लगाते हैं। 40 लाख का एक लॉट होता है, वो कई लॉट में पैसे लगाते हैं। तो वहां पे उनको सब चीज पता होता है, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट कमाते हैं कि थोड़ा भी स्टॉक का रेट कम हुआ तो वो ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि व्हाट इज द ग्लोबल सिनेरियो जो शिफ्ट है। तो यहाँ पे ये जो सर्वे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंडिया ने अभी 2010 में काफी हैविली इन्वेस्ट किया है ऑन द कोल एनर्जी, जो कोल पावर प्लांट है अभी हमने तुरंत इन्वेस्ट किया है। तो कुछ अगर हमें लोग अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, हमें बाई द 2070 वी हैव टू अचीव द जीरो एमिशन,
ठीक है। लेकिन जीरो एमिशन अचीव करना इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम तुरंत बंद करके अभी शिफ्ट कर लें। पहले हमें देखना है कि अल्टरनेटिव ढूंढना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि आपने घर बनवाया पूरी जिंदगी लगा के, ठीक है, पिताजी ने, और कुछ डिफेक्ट आ गए तो आप टोटल घर नहीं चेंज करेंगे ना, पहले एक घर देखेंगे कि उससे अच्छा है तब आप चेंज करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सड़क पे सोना ही स्टार्ट कर देंगे कि एसी का विंडो नहीं लग पा रहा है या आपके घर में थोड़ा सा जो जितने भी वेंटिलेशन थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए तो आप उसी में रहेंगे, व्यवस्था जो भी करेंगे। आप ग्रेजुअली क्या करेंगे, दूसरा घर बनाएंगे और जब आपका शिफ्टिंग होगा तब ये पुराना वाला छोड़ेंगे। आप घर छोड़ के रोड पे नहीं रहेंगे। इन्होंने यही कहा है कि इंडिया ने ऑलरेडी काफी इन्वेस्ट किया है। 2010 में ही हमने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। इंडियाज केस लार्ज एक्सपेंशन ऑफ द कोल फायर्ड पावर प्लांट जो हुआ है वो 2010 में हमने एक बल्क में लगाया है। तो एक हम नहीं शिफ्ट कर सकते। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनका अभी भी जो क्वांटिटी है दैट इज वेरी ह्यूज। 260 मिलियन टन इनका CO2 इक्विवेलेंट अभी भी एमिट कर रहे हैं। ये मिलियन में है, ये करोड़ टन में है, तो दैट इज ह्यूज अमाउंट। इसके तुलना में इंडिया का जो है दैट इज स्टिल वेरी लो। अभी भी जो लार्जेस्ट ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है वो अलास्का में है। तो इनके पास जब टेक्नोलॉजी है, सारा इनके पास इन्वेस्टमेंट है, तब ये नहीं शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए। पैसा कमा रहे हैं ये, अलास्का में जितना भी निकलेगा क्या करेंगे, बेचेंगे अपने यूरोपियन जितने भी दोस्त हैं। इसीलिए तो इधर लड़ाई हो रही है कि पूरा शिफ्ट हमारे पास जाए। तो यहाँ पे इनका कहना है इकोनॉमिक सर्वे में कि हमें अभी भी पेशेंस रखना चाहिए, ग्रेजुअली हमें शिफ्ट करना चाहिए विद द अपना जो बेस है वो मजबूत करके। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमें स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज पहले करनी होगी, तभी हम रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो इश्यू है रिन्यूएबल एनर्जी का, क्या है वो सबसे बड़ा इश्यू? हाँ, इक्विपमेंट्स ठीक है, वो नहीं है। एक नेचुरल भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सन तो है, चमकता है। इंडिया में जो चमकता है वही यूएस में भी चमक रहा है। हवा हमारे वहां पे भी बह रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट इज द रेमिटेंट, इसका नेचर है। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। दोपहर में खूब धूप होगा, रात को 12 बजे गया गायब। बिजली कहाँ से हम इंश्योर करेंगे कि 24 घंटा प्रॉपर है ना? कोल में है तो कोल एक बार खरीद लिया, जला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हर 1 घंटे बाद फ्लक्चुएशन हो रहा है। सन तो हर 1 घंटे बाद फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो वहां पे हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूटी नहीं। हाँ, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो रिन्यूएबल है, वो एक पर्टिकुलर वाटी से कम है। बड़ा वाला प्रोजेक्ट नहीं है। बड़े वाले प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपर डैम बनाना है तो कहीं ना कहीं वहां पे कहीं ना कहीं वो उतना ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। और साथ साथ वहां पे कंटिन्यूअसली आप वाटर का भी एक लिमिटेशन है। जैसे होता है ना, जब आप वाटर रोकते हैं तो रिवर फ्लो रोकते हैं और कहीं ना कहीं नेचुरल फ्लो को आप बाधित करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब कि कल वो उतने ही एनर्जी से आए। वाटर का एक लिमिटेशन है ना, सन का थोड़ी लिमिटेशन है, वो तो लाखों करोड़ों साल बाद गायब होगा ना। विंड तो बहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि फैन लगा लिया तो विंड कम हो गया। वाटर तो कम हो सकता है, ठीक है। वाटर के फ्लो से जो आप ये रन ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस करते हैं 25 वाट के नीचे, वो रिन्यूएबल में आता है क्योंकि वहां पे आप फ्लो का यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां पे आप रोक दे रहे हैं फिर उसके बाद कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो रिन्यूएबल के कैटेगरी में नहीं आता है। अभी जो डिफिनीशन इंडिया ने दिया है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 2 तरीके से डिवाइड किया है। 25 मेगावाट के नीचे वाले को उन्होंने रिन्यूएबल में रखा है, उसके ऊपर वाले को इन्होंने नॉन रिन्यूएबल में रखा है। क्लियर हो रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल? एक में है कि सोर्स कंटिन्यूअसली आएगा, आप उसको एग्जॉस्टेबल नहीं है, और एक एग्जॉस्टेबल है। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो एक जो दिक्कत है कि वो कंटिन्यूटी आप इंश्योर नहीं करेंगे, खासकर जैसे ये वाटर का करें तो वो ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका भी फ्लो एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। नदी का जो बहाव होता है एक पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा होता है। रन ऑफ वाटर का आप हो सकता है जुलाई में यूज कर ले, अगस्त में यूज कर ले, लेकिन व्हाट अबाउट दिसंबर जनवरी? यहाँ पे नहीं फ्लो है ना उतना तेज, तो नहीं है वो सक्सेस। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो इंटरमीडिएट नेचर है उसको हटाने के लिए हमें एक हमें कंबाइंड कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम बनाना होगा जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल को
कंबाइंड करना होगा कि जब तक हमारे पास धूप तेज है तब तक सोलर एनर्जी का यूज करें, रात को जब धूप की इंटेंसिटी कम हो रही है तो वहां पे हम फॉसिल एनर्जी यूज करें। तो ये हमें बनाएगा, लेकिन अब दिक्कत है कि इसका कंजेशन कॉस्ट बहुत हाई है। एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, बोलना बहुत आसान है कि अच्छा आपस में कंबाइंड कर लें, लेकिन ये कंबाइंड हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, कंबाइंड भी कर लें तो कॉस्ट बहुत हाई आ जा रहा है। क्या फायदा जब आप बिजली अब लोगों को 20 रुपए पर यूनिट बेचें, कौन अफोर्ड करेगा, खासकर डेवलपिंग कंट्री में नहीं होगा। तो यही इन्होंने कहा है कि ये भी हमारे साथ दिक्कत है, डेवलप्ड वर्ल्ड के पास ये दिक्कत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी है, दे कैन अचीव, लेकिन फिर भी वो नहीं करते क्योंकि वो जो उनका अर्निंग जो भी चीज है वो पहले यूज करना चाहते हैं। यही यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो ट्रांजिशन जो है, लिमिटेशन ऑन द ट्रांजिशन टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक द विंड एंड सोलर एनर्जी। जैसे एक है कि सब आप कंबाइंड बना लीजिए कि जब हवा तेज बहे तो हवा को आप यूज कीजिए, लेकिन यहाँ पे भी अगेन स्टोरेज की बात आएगी, और स्टोरेज में अगेन हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है जिसका हमें लैकिंग होगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? इंडिया मस्ट डेवलप ए फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेड रोड मैप। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ग्रेट प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है, तो अब इंडिया को पहले से ही इतना तैयार होना चाहिए कि एकदम कोई कंट्री शॉक दे रहा है तुरंत उन्होंने अपना, मानिए हम इंडिया से जूट भेज रहे हैं, एकाएक कोई कंट्री जूट ही बंद कर दे, मानिए हम सर्विसेज बेच रहे हैं, एकाएक यूरोप सर्विसेज ही बंद कर दें, तो हमारा जो फ्रेमवर्क इस तरीके से है कि जितना भी ग्लोबल शॉक्स हैं उसको हम ध्यान में रख के करें, और उसका अल्टरनेटिव हमेशा हम तैयार रखें कि इंडिया के जो बाउंड्री है इसके विदिन में हम सेल्फ सफिशिएंसी को लाएं, और कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेट ढूंढें कि अगर एक डाइवर्सिफाई करें। जैसे चाइना के साथ हमारी डिपेंडेंसी है तो हम और भी कंट्री, जैसे अभी हमने अर्जेंटीना को ढूंढा, अभी हम ऑस्ट्रेलिया के पास जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए ताकि एक जगह का दरवाजा बंद हो तो और जगह पे हमारी, ये ना कि एक हमारा इनपुट कम हो गया, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री 20 दिन के लिए बंद है, हो सकता है ना कभी, मानिए युद्ध कभी भी हो सकता है चाइना के साथ, इस केस में क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं वी शुड हैव ए ब्रॉडर रोड मैप फॉर द जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रख के हमें करना होगा। ग्रेट प्रोटेक्शनिज्म वही है आजकल जो चीजें शिफ्ट हो रही हैं, ग्रेजुअल शिफ्ट टू द प्रोटेक्शनिज्म, जहाँ पे हाई टैरिफ वैल्यू लगा रहे हैं, इमिग्रेशन रूल चेंज कर रहे हैं, ये सब चीजें प्रोटेक्शनिज्म की तरफ है। दूसरी चीजें हमें करना है कि रिड्यूस ट्रेड रिलेटेड कॉस्ट। व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, कैसे इसको कम किया जाए? अगर ये बोले कि रिड्यूसिंग ट्रेड रिलेटेड कॉस्ट, ये कैसे किया जा सकता है? क्या करके? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ठीक है, वो इंटरनली करना हो तो ये कह रहे हैं कि हमारा ट्रेड रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है, वो एक्सटर्नली हम कर सकते हैं, इंटरनली कैसे? स्केलिंग आप कह रहे हैं कि हाई कर दें, जैसे कि एक ही बार में आप 200 500 प्रोड्यूस करें, स्केल ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही मजदूर एक दिन में 20 बना है उसके जगह पे 200 बना है तो वही लेबर का कॉस्ट घट जाएगा। ठीक है, स्केलिंग कर सकते हैं। दूसरा, स्केलिंग में फिर भी तो मशीनरी चाहिए होगा ना। यस, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे? हाँ, कैसे कम करें? इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर भी तो कहीं ना कहीं वही तो बात हो रही कि हमारे स्टोरेज कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, वो काफी सही उनका आंसर है कि ट्रेड जो है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिपेंडेंसी होती है, तो इसका जो नेचुरल तरीका हो सकता है जो हमारे पास है उसका यूज करें। जैसे अभी हम मैक्सिमम जो ट्रैफिक यूज करते हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियाज हैं, वहां से हम कहाँ भेजते हैं? पोर्ट पे भेजते हैं। मैक्सिमम अभी हम रोड का यूज करते हैं, तो रोड का खर्चा हमेशा ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होता है क्योंकि उसमें फ्यूल ज्यादा लगता है, उसको आप फिजिक्स में पढ़िएगा तो वो जो होता है फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। एज कम्पेयर टू दिस रेल का कम होता है, क्योंकि रेल में कंजेशन कम होता है, उसको अगर सिग्नल मिलता जाए तो वो तुरंत पोर्ट पे भी जा सकती है। लेकिन रोड, अगर आप ट्रक से जा रहे हैं तो हमेशा कोई ना कोई होगा ना, जहाँ पे चौराहे होंगे, सिटीज होंगे, क्रॉस तो करेंगे आप, कंजेशन मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा। तो पहला शिफ्ट जो हो सकता है वो
रोड से रेल हो सकता है। इससे भी अगर हम बेटर करना चाहें तो इंडिया में नदियां बहुत हैं। इनलैंड जो हम वाटर वे का है वो हम इनहांस कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 106 नेशनल वाटर वेज बढ़ा दिए हैं, पहले 6 था लेकिन पेपर पे 106 हो गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी तक कहीं पे भी एक्टिव नहीं हुआ है, ये दिक्कत है। ठीक है, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो सिर्फ सपने में आता है, क्योंकि एक रिवर तो लिंक नहीं कर पा रहे हैं, केन बेतवा, वो एकदम आस पास चल रहा है। वो तो हिमालय तो इतना बड़ा पहाड़ काटना है, अभी पठार हल्का सा ऊंचा सा है तो नहीं काट पा रहे, 20-25 साल से कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर तो बहुत अच्छा आइडिया है, पेपर पे है, कैसे प्रोड्यूस उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन नदियां तो है ना। मैं इंटरलिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नदियां उसको आप यूज कीजिए ना ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे गंगा बनारस से आप कानपुर, कानपुर से कोलकाता भेज दीजिए, क्योंकि हाईवे है लेकिन यूज नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जगह जगह पोर्ट बनाएंगे ना, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए व्यवस्था करेंगे, कंटेनर करेंगे, तब होगा ना। वहाँ ऐसा करेंगे कि वहाँ पे गोडाउन बन सके, जहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियां हैं वो स्टोर कर सकें। आप सिर्फ पेपर पे लिख देते हैं, तो पेपर पे लिखना तो बहुत आसान बात है, सब लोगों को ही अभी टॉप करा दूं, वो तो पेपर पे कराना है ना, ऐसे मुंह से कराना। इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, उसको जब आपको सच में प्रीलिम्स लिखना होगा, मेंस लिखना होगा, तब पता चलेगा ना कितना फाइट है। तो यहाँ पे भी यह है कि ऑप्शंस है हमारे पास। जो रिवर वाला है वो सबसे सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आप सेम कॉस्ट को 1/4 कर सकते हैं। जो आप 1 रुपए में अगर 1 kg गुड्स को मूव कर रहे हैं 1 किलोमीटर, वो 25 पैसे हो सकते हैं, क्योंकि वाटर हमारा रिवर्स अभी भी बहुत ज्यादा फंक्शनल करा सकते हैं। और खासकर प्लेन एरिया में, यूपी है, बिहार है, ये सब प्लेन एरिया है, हरियाणा है, यहाँ पे तो मूव करा सकते हैं। आप पठार छोड़ दीजिए, तो इसी को ही सही से प्लानिंग करें तो भी हमारा जो ट्रेड रिलेटेड कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा है जो शिप है, तो जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं वो भी उतने अच्छे से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, ये पोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट। आप लोग बताइए, आप लोगों से कई बार क्लास में मैं बताया हूं। सागरमाला, सागरमाला इतना वो काफी गवर्नमेंट का बहुत फ्लैगशिप है। सागरमाला के थ्रू वो जितने भी पोर्ट है उनको रिनोवेट कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि वहां पे जो कंटेनर हो, जो शिपिंग हो, हार्बरिंग हो, ये जितनी भी चीजें हैं वो इम्प्रूव कराई जा सके। तो वो सब चीजें इसमें भी कहा गया है। एंड फिर इन्होंने कहा है कि इनहेंसिंग एक्सपोर्ट फैसिलिटी टू क्रिएट मोर वाइब्रेंट एक्सपोर्ट सेक्टर। तो वही बात है कि आप फैसिलिटी इंप्रूव कैसे करेंगे, यही सब फैसिलिटी है। जो गोडाउन बनाएंगे, जो आप पोर्ट बनाएंगे, जो कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर चीप हो। अभी न्यूज में था कि इंडिया में जो कंटेनर कैपेसिटी है वो बहुत कम है। कंटेनर का मतलब आप देखते होंगे ना, शिप जब आता होगा पोर्ट पे, बड़े बड़े डब्बे जैसे एक साइज के रखे रहते हैं। इंडिया 70% वो किराए पे लेता है चाइना से। आप सोचिए, हमारे पास उसी की कैपेसिटी नहीं है कि हम कंटेनर बना पाए, और बना भी रहे हैं तो हमारा कॉस्ट 1.5 गुना है। बना रहे हैं लेकिन बहुत कम, जो नीड है, जो हमारी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसके हिसाब से बहुत कम बना रहे हैं उस पर बहुत गवर्नमेंट फोकस कर रही है, लेकिन उसमें उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है जिस हिसाब से हमारा नीड है, जिस तरीके से डिमांड है। इस कंटेनर का सबसे अच्छा यूज होता है कि जो रोल इन एंड रोल आउट होता है। जैसे होता है ना कि जैसे आप फैक्ट्री, मानिए आपका झारखंड में है, मानिए कोरबा में है, कोरबा में कोयला सस्ता है, वहां पे कोई फैक्ट्री खोल लिया। अब वहां से क्या करेगा, वहां से ट्रक से भेजेगा ना, कोलकाता पोर्ट पे भेजना होगा या विशाखापट्टनम, जो भी पास का पोर्ट होगा वहां ट्रक से भेजेगा। अब अगर कंटेनर एक साइज का होगा तो वही कंटेनर क्या होगा, ट्रक पे आएगा। वही कंटेनर सेम आ जाएगा रेलवे पे, जो हमारा गुड्स वाली ट्रेन होती है। फिर उसी कंटेनर को फटाक से उठा के हम शिप पे कर देंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि एक स्टेप और ये आगे जाके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट, जो मानिए ट्रक से ले जा रहे हैं तो रेलवे कहीं पे व्यवस्था है, तो उतना दूर ट्रक को ही लाद दिया जाए ट्रेन पे। ठीक है, तो अनलोडिंग और लोडिंग का खर्चा बचेगा जो आप बार बार करते हैं। फिर वहां पे ले जाके आप डायरेक्ट शिप पे उसको अनलोडिंग करें, तो कहीं ना कहीं 2-3 जगहों का आपका लोडिंग अनलोडिंग का कम हो सकता है। दूसरी चीज ये हो रही है कि कॉम्प्लीमेंटिंग हम माइंस को ढूंढें। जैसे मानिए एक जगह स्टील आयरन का प्रोडक्शन ज्यादा है, एक जगह कोल का ज्यादा है, तो इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए कि एक जगह कोल जाए और एक जगह से जो भी आयरन आए,
तो दोनों तरीके का खाली नहीं जाएगा ना उसका जो ये क्या बोलते हैं, जितने भी ये क्या होता है, वैगन होता है ना, जो वैगन होता है वो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है बोथ वे में। ठीक है, तो इस तरीके का हम प्लान अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सही से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कत है, ये सर्वे ने खुद बोला है। नेक्स्ट सर्वे का जो स्टडी है, हॉस्टाइल वर्क कल्चर, लॉन्ग आवर्स इन द ऑफिस अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ। तो इन्होंने कहा जिस तरीके से टॉक्सिक माहौल है, जैसे कि एक सबसे बड़ा है कि अब जैसे नारायण मूर्ति बोल दे रहे हैं कि 80 घंटा कम से कम करना चाहिए, कोई आके कह रहा है 90 घंटा, ठीक है, तो 90 घंटा आपको फायदा होगा ना, फिर एक इंसान को अपना फैमिली लाइफ भी तो होती है, उसका पर्सनल लाइफ भी तो होता है। देखिए 8 घंटा सोया, ठीक है, 8 घंटा आपका काम किया, फिर उसके जो बीच में मिलते हैं 4-5 घंटा वो खाता पीता है, ट्रेवलिंग की लगता है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में इतना स्मूथ कम्युनिकेशन है कि आप चढ़े 5 मिनट में चले गए। फिर होता है कि फैमिली के साथ भी तो बिताना होता है, कुछ 2 घंटे 4 घंटे सब्जियां खरीदनी होती हैं, ग्रोसरी लाना होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अगर बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो पहली चीज है कि एक रीजन ये है। दूसरा है कि इंडिया में वर्क कल्चर जो है बहुत टॉक्सिक होता है, मतलब आप गए, आपका सीनियर बार बार पिंच कर रहा है कि अरे ये नहीं करा, वो होता है ना कि एक होता है कि एक ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत होता है इंडिया में कि इनका यस सर आपका टी शर्ट बहुत अच्छा है, आपका चश्मा बहुत अच्छा है, प्रमोशन पा रहे हैं। तो इस तरीके का कल्चर जो है वो हमारे वहाँ बहुत है, और ऐसे कल्चर क्या करते हैं, टॉक्सिक माहौल बना देते हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आप क्या बटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन बहुत रेयर में होता है। आप ये इंडिया का बहुत से ये इनका भी है, जो सर्वे का इनका भी स्टडी में है कि जो हमारा जो है वो टॉक्सिक है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें दिया हुआ है कि दूसरा चीज ये है, ठीक है। तीसरी चीज है कि जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपका एक होता है कि महीने में इतनी छुट्टियां होगी, फिर होता है कि आपका अगर किसी फैमिली मेंबर का तबीयत खराब हो गया, ठीक है, फिर होता है कि आपका जो पेंशन का होता है उसमें खुद कंपनी अपना शेयर देती है, जो भी इंडस्ट्री है वो शेयर देती है। ये सब चीजें इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं, ये भी काफी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जो पर्सनल लेवल पे हमारा हैबिट है, जैसे जंक फूड है, तो वो जंक फूड जो अगर मैक्सिमम इस समय इंक्रीज हो रहा है, और वो ये जो हैबिट होता है वो बचपन में ही इनकलकेट होता है। सोशल मीडिया है, उसका भी है, और सोशल मीडिया का वर्क कल्चर पे भी इम्पैक्ट कर रहा है कि वो आपका सीनियर सुबह 4 ही बजे भेज रहा है मैसेज कि अरे ये वाला काम कर देना, रात को 1 बजे आपको मैसेज आ रहा है कि अरे ये कर देना। तो कहीं ना कहीं क्या है, सोशल मीडिया का एक तो आप खुद यूज करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसका है कि आपका जो काम था, पहले ऑफिस में ही रहता था, अब आपके घर तक आता है, तो आप 24 घंटा ही काम में है। पहले होता था कि ऑफिशियल आवर्स होता था 8 घंटे का, 9 घंटे का, 10 घंटे का, लेकिन वो ऑफिशियल आवर अब 24 आवर्स हो गए हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये वर्क फ्रॉम होम में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको ये चीजें ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। तो अब वैसे अभी एक बात हो रही है कि एक लेजिस्लेशन आना चाहिए जिसके थ्रू होना चाहिए कि इस एक तो एम्प्लॉय का एक नंबर होना चाहिए, और वो नंबर तभी ऑन होगा जब ऑफिशियल टाइम होगा, और उसके सिवा कोई भी ना मेल आना चाहिए और ना ही कोई मैसेज आना चाहिए। इसके लिए एक लॉ बनाने की सिफारिश की गई है, इकोनॉमिक सर्वे में ये सब बातें भी कही गई हैं। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि जो हमारा एक और चीज है कि जो हम लोग एक्सरसाइज ये सब चीजों को एकदम इग्नोर करते हैं, इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, वर्क कल्चर पे पड़ता है, और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। ओवरऑल ये कह रहे हैं कि अगर मेंटल स्ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। भले आप 90 घंटा भी बुला के ऑफिस में रख ले, वो काम करेगा 20 घंटे के बराबर। जब आपका मेंटली आप फिट रहेंगे तभी तो आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। यहाँ पे आपको कैसे फ्री होंगे, आपके अंदर 10 प्रेशर बना दिया जाए तो आप फोकस यहाँ नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस 10 जगहों पे होगा। तो कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी इज अटमोस्ट, यहाँ पे ये कहा गया कि उसको कहीं ना कहीं हमें लाना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस पे कहीं ना कहीं इस पे फोकस करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि एक हेल्थ टैक्स भी होना चाहिए। हेल्थ टैक्स जंक फूड पे, कि जंक फूड पे आप एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए ताकि ऐसे ही वो बहुत महंगा हो जाए, और अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी आपकी अफोर्डेबिलिटी हाई होगी, लो होगी, तो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी, कम होगी। एक चीज और इन्होंने कहा है कि जो पैकेजिंग होता है वो
फूड प्रोडक्ट ये जितने भी जंक फूड होते हैं, जैसे सिगरेट पे सामने लिखा होता है ना कि इंजूरियस टू द हेल्थ, उस पे पूरा पिक्चर होता है, साफ साफ वो भी बड़ा पिक्चर में इनको लिखना चाहिए कि इसमें इतना आयोडीन है, इतना शुगर है, क्लियर कट में, और आपके हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है वो ऊपर ही बना होना चाहिए, ताकि देखिएगा आपको वो पीछे छुपा के लिखे रहते हैं। चॉकलेट उठाइएगा तो ये वाला चीज जो रैपर का एक ढका हुआ होता है, उठाइएगा तब दिखेगा। तो उस पे एक तो हमको खुद ही पढ़ के नहीं समझ में आता, क्लियर कट में नहीं लिखते हैं, तो इन्होंने कहा कि क्लियर कट में लिखे कि इतना नीड होता है और इतना इसमें पड़ा है होता है। जैसे होता है ना कि आप ये भी, हमें क्या पता है, आम जनता को क्या पता है कि आयोडीन पर ग्राम कितना होना चाहिए, या इस चॉकलेट में इतना है तो हमारे लिए नहीं है। तो इनका ये भी है सजेशन कि आप ऊपर लिखे कि कितना नीड है और इसमें कितना पड़ा हुआ है, तो दैट शुड बी मेक क्लियरिटी। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब चीजें बोला है। फूड स्टैंडर्ड जो भी होता है उसका रेगुलेशन कौन करता है, या फुल फॉर्म क्या है? ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही है, ये रेगुलेट करता है, यही लाइसेंसिंग डी लाइसेंसिंग देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कहा है कि इनका जो नंबर ऑफ, जैसे जितने इनके पास एम्प्लॉय होना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब चीजें है नहीं। यहाँ पे भी काफी चीजें बदलने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये जो रेगुलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इनके पास जो मैन पावर चाहिए और जो ट्रेनिंग चाहिए, जो स्किलिंग चाहिए, वो भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फसाई कब बनाया गया था? 2006। ये सब प्रीलिम्स में काम आ सकता है, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। मेन है फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन, इनका काम है, लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन, कोई भी फूड कंपनी है। लेबोरेटरी नेटवर्क भी प्रोवाइड करते हैं कि किसी को रिसर्च करना है और कितना, जैसे होता है ना कि क्या हेल्थ के लिए कितना क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस भी होता है, इनके अंदर सब कुछ पॉलिसी में है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कम है, लोगों को नहीं पता होता। फर्स्ट कितने लोगों ने इसके पहले फसाई का एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी देखा हो, अवेयरनेस कैंपेन, कोई किसी आप में से कोई देखा है फूड अवेयरनेस फसाई करवा रहा हो कि इतना चीनी खाना चाहिए, इतना? तो ये सब चीज़ें मिसिंग है। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। सर्वे ने नेक्स्ट में कहा है कि इन्होंने एआई का इम्पैक्ट बोला है कि एआई का इम्पैक्ट जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि टोटल जॉब लॉस होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इंडिया के को इससे फायदा हो सकता है, सिर्फ हमें क्या जरूरत है, स्किलिंग का। मतलब हम एआई को जल्दी से जल्दी अपनी पॉपुलेशन को सिखा दें। जैसे पहले भी कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा कि सारा जॉब चला जाएगा, लेकिन जॉब तो नहीं गया, चीजें इजी हो गई। एआई चीजों को इजी कर सकता है, लेकिन एक तो चीज है कि स्किलिंग चाहिए, दूसरा चीज है व्हाट, रेगुलेशन चाहिए, कि उसको प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि एआई का यूज करके आप किसी का कंटेंट चुरा ले रहे हैं, एआई का यूज करके आप पोएट्री बना रहे हैं और वो पोएट्री आप बेच रहे हैं किसी के नाम पे। होता है ना कि एक आपका क्रिएशन क्या है, एक एआई का क्रिएशन क्या है। एआई भी तो कहीं ना कहीं चोरी ही कर रहा है। एआई कैसे प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर बहुत डेटा दिया गया है, डेटा को यूज करके आपके सामने नया फ्रेम करके दे देता है। तो यही है, तो इन्होंने कहा है कि प्रॉपर तरीके से एआई का ठीक है, जो हम लोग फालतू का टाइपिंग वाइपिंग का चीज करते थे हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये इतना हिंदी करना होता है, मैं एआई का यूज करके करता हूँ। मैं टाइपराइटर लगाता हूँ, वो इतना सुबह नहीं कर पाता, लेकिन एआई का यूज करा तो फटाफट हो गया। फिर जो भी कमियां होती हैं हम लोग देख लेते हैं। अगर वही मैं टाइपराइटर लगाता, 4 टाइपराइटर भी सुबह से कर रहे होते, नहीं हो पाता। तो दिस इज द डिफरेंस। आप इसका फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, चीजें इजी हो सकती हैं। तो वो जो टाइपराइटर का जॉब जा रहा है, तो उसको क्या सिखा दीजिए, उसको एआई का यूज करना सिखा दीजिए, उसको एमएस वर्ड यूज करना सिखा दीजिए, यही होगा ना। तो कहीं ना कहीं उसका जॉब कन्वर्ट हो जाएगा, टाइपराइटर का टोटल थोड़ी चला जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि दिस इज इंडिया नीड स्किलिंग एंड ट्रेनिंग फॉर द एआई, नॉट द रिस्ट्रिक्शन। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन वही होना चाहिए जहां पे वो वायलेट कर रहे हैं डिफरेंट चीजों को। यहाँ पे एंजल्स पॉज एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे था कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो लेड प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द डिस्प्लेस्ड वर्कर। तो यहाँ पे ये है कि ठीक है, जॉब क्रिएट तो करते हैं, लेकिन अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए दिक्कत होता है। जैसे होता है ना कि फायदा भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किसको इम्पैक्ट करता है, जो अनस्किल्ड है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है। तो वही वहां पे बात हो रही है कि आप स्किलिंग कर दीजिए तो बहुत कुछ चीजें सही हो जाएंगी।
फिर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से हमारे पास लेबर फोर्स मार्केट में आ रहा है, उस हिसाब से कुछ नहीं तो हमें 78 लाख जॉब जो होता है एनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी एग्रीकल्चर में नहीं, आउटसाइड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तो आप एक की जगह पे 10 को लगा के आप हार्वेस्टिंग करवाए, आप वो करें, और ऑलरेडी उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर 1 एकड़ में 10 क्विंटल आता है तो ऐसा नहीं है कि 20 लोग काम करेंगे तो उसका 20 क्विंटल हो जाएगा, तभी 10 क्विंटल हो जाएगा, वो तो उसकी उतनी ही कैपेसिटी है। तो इन्होंने कहा है कि नॉन फार्म सेक्टर में हमें जॉब क्रिएट करना होगा, और नियर अबाउट 78 लाख कम से कम जॉब जो होगा, तब जाके हम जो यूथ आ रहा है मार्केट में, तब हम फुलफिल कर पाएंगे। Next news is the exorbitant private colleges fees deny underprivileged access to the medical courses. Access to the medical courses. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेडिकल कॉलेज है जिसकी जिस तरीके से फी है, इन्होंने फी दिया है कि एवरेज जो फी ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज वो 40 लाख से 60 लाख 1 करोड़ तक ले रहे हैं। 60 लाख से 1 करोड़ इनकी फी है जो प्राइवेट कॉलेज को दिया हुआ है। नियर अबाउट 50-50% का इस समय रेशियो है। मैक्सिमम इस समय प्राइवेट कॉलेजेस में है, और प्राइवेट कॉलेज का जो है वो फी है 60 लाख टू 1 करोड़। तो वो आम जनता तो दे नहीं सकता है, मिडिल क्लास में नहीं दे सकता है, या तो अपर मिडिल क्लास हो या तो एलिट क्लास हो, यही देगा जो 2-4% है। तो वही इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इनएक्सेसिबिलिटी बढ़ा दिया। फिर इन्होंने कंपटीशन इतना हाई कर दिया कि 24 लाख लोग पिछली साल उन्होंने दिए हैं, पहले वो 16 लाख थे 2019 से। तो कंटिन्यूसली जो एंट्री है इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस हिसाब से सीट नहीं बढ़ रहा है। सीटें बढ़ाई हैं इन्होंने, लेकिन सीटें जिस हिसाब से एंट्री हो रही है न्यू स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट की, उस तरीके से ये चीजें बढ़ नहीं रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो बाहर से लेके डिग्री आ रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वो भी सब स्टैंडर्ड है। इनका इन्होंने अंदाजा लगाया कि 16% ही जो बाहर से लेके आते हैं, जैसे आपका एमबीबीएस का डिग्री होता है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम में जो बाहर से आ रहे हैं सिर्फ 16.65 ही पास हो पा रहे हैं, बाकी 84% फेल हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इस हिसाब से तो उनका क्वालिटी खराब है। इन्होंने दूसरा कहा कि हो सकता है कि उनका क्वालिटी अच्छा है, लेकिन हमारा जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो अपने अनुसार कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ और प्रैक्टिकली पढ़ाया हो, आप जो पढ़ा रहे हैं, जो बुक पढ़ा रहे हैं, जहाँ से आपका सिलेबस है वो नहीं पूछ रहे हैं। तो या तो उनका सब स्टैंडर्ड है या तो आपका सब स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसमें भी दिक्कत है, ये जो क्वालिटी है या तो इम्प्रूव किया जाए, या तो प्रॉपर तरीके से जो इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी है, जो टेस्टिंग का वे है, वो चेंज किया जाए। क्लियर हो रही है ये चीजें। तो इन्होंने कहा कि जो बाहर से आ रहे हैं फेल हो जा रहे हैं, तो वो और कतराते हैं बाहर से डिग्री लेने में। तो इसीलिए डिग्री लेके फायदा क्या, जब आप बाहर भी गए आप फेल ही हो जा रहे हैं, तो उनका पैसा पूरा का पूरा वेस्ट गया ना, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सब दिक्कतें हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन है, इनका जो गाइडलाइन है वो भी इंश्योर नहीं कर पा रहा है कि फी को प्रॉपर तरीके से एक लिमिट के अंदर में रखा जाए। पैसे बहुत खिलाते हैं ना एमबीबीएस के जो कॉलेज हैं, काफी ज्यादा उनके पैसे हैं। तो फिर ओवरऑल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है, कॉलेजेस जो मेडिकल के हैं, वो इंक्रीज हुए हैं पिछले 6-7 सालों में, 1.5 गुना के करीब हुए, 500 से 780। लेकिन ओवरऑल क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या हो रही है, एंट्री लेवल क्या ओवरऑल हम लोगों ने इसमें एनालिसिस किया है। हम्म जो एंट्री लेवल है उसके तुलना में जो हम क्रिएट कर रहे हैं सीट, वो बहुत कम है। और जो डिमांड है कि पर लाख पॉपुलेशन डॉक्टर की जरूरत है, वो हम वैसे भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये समस्या है ओवरऑल। एक तो हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी ये खराब कर रहा है, और जो बाहर से लोग डिग्री लेके आ रहे हैं वो यहाँ के प्रैक्टिस के लिए पास नहीं हो पा रहे हैं। तो वो एक तरीके से डिस्करेज ही कर रहा है कि बाहर पढ़ के आने से फायदा क्या जब पास नहीं होंगे। मैं कल इनसे डिस्कस कर रहा था कि बाहर वालों का जो फैसिलिटी है वो बेटर है। अभी मैं सुबह पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बाहर वालों को, ऐसा सर्वे ने बोला है। मुझे ये लगता था कि यूक्रेन रशिया में उनके पास लैब अच्छे हैं,
तो हो सकता है वो प्रैक्टिकली अच्छा सिखाते हो। आप इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में जाइए ना, किसी भी कॉलेज में, कुछ चुनिंदे को छोड़ दीजिए, एम्स दिल्ली को छोड़ दीजिए, या ये जो पीजीआई है लखनऊ वाला, ये सब छोड़ दीजिए, तो उनकी हालत बहुत खराब होती है। कोई टेस्टिंग वोस्टिंग नहीं कराते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन आप रास्ता के खराब से खराब गाँव में भी जाइएगा तो यहाँ का जो एम्स की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो इस तरीके से अचीव की है। लेकिन इंडिया में जो है कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप 20 बुक पढ़वा देंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल ढंग से नहीं करवा पाएंगे, तो वो टेस्ट उसी अनुसार से लेते हैं, खूब कठिन बनाते हैं। जो बाहर है वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो भी फेल होते हैं। तो इन्होंने खुद इसको भी बोला है कि हो सकता है कि हमारा जो लेने का टेस्टिंग लेने का तरीका है वो गलत है, इसलिए लोग फेल हो रहे हैं जो बाहर से डिग्री लेके आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इन्होंने किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होल्डिंग बैक एमएसएमईज, लिमिटिंग ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा जॉब हमें प्रोवाइड करता है इंडिया में वो है एमएसएमई। व्हाट इज द एमएसएमईज? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो एक इनका होता है कैटेगरी कि इस लेवल के बाद आप जो होता है लार्ज इंडस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जब जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, गवर्नमेंट के जो होते हैं कंप्लायंस बढ़ जाते हैं। जैसे आपके पास 10 लेबर से कम है तो आपको कुछ भी नहीं रजिस्ट्री कराना है, आप नॉर्मल इनफॉर्मल में रहेंगे, तो इतना ज़्यादा आपको नहीं है। जो जो आपका बढ़ते जाता है, मानिए 20 एम्प्लॉय हुए तो फिर आपका हो जाएगा कि एम्प्लॉय का पूरा डेटा भेजिए, उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए, उनका पीए भरिए, फिर उनका 10 चीज़ें कीजिए। और उसके बाद आप जब 10 जगह से सर्टिफिकेट भी आप कर देते हैं, उसके बाद 10 सर्टिफिकेट लेके आइए कि लेबर जो डिपार्टमेंट है उसके पास जाइए, फायर वाला डिपार्टमेंट है उसके पास से लेके जाइए, बिजली वाले के पास बुला के दिखाइए कि हाँ यहाँ का कंडीशन सही है, उतने फैंस लगे हैं, उतने एसीज लगे हैं। तो क्या होता है, इससे लगेगा कि जो इंडस्ट्री है उसको लगेगा कि यार जो 11 करूंगा तो क्या होगा, मुझे 20 फॉर्म भरना पड़ेगा और 20 फॉर्म के लिए जितना मैं कमा नहीं रहा हूँ उससे ज्यादा घाटा होगा। तो वो क्या करेगा, 10 के अंदर में ही रखेगा कि मुझे फालतू का दौड़ना ना पड़े। वो अपना इंडस्ट्री नहीं चाहेगा कि ग्रो हो। भले वो ग्रेजुअली हो सकता था कि वो 100 का बना ले, लेकिन 10 पे ही आके उसके दिमाग में 10 चीजें चलेंगी कि जो आगे जाऊंगा तो मेरा जो इनकम बढ़ेगा वो 500 बढ़ेगा, लेकिन जो कॉस्ट मेरा बढ़ेगा वो 10,000 बढ़ेगा। तो वो इसीलिए ये आके स्टैगनेट हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो बर्डन है that hinder the formalization, labor productivity and employment growth and innovation। कंप्लायंस का मतलब वही होता है कि आप जाके डिफरेंट जो पैरामीटर है उसको फॉलो करें। तो जो एक लेवल के बाद आने के बाद वो फॉर्मलाइजेशन में नहीं जाते हैं, वो इनफॉर्मल ही रहना चाहते हैं। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे जो दिक्कत है दैट इज द रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन। इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट 2019 में 4 लेबर कोड लेके आई थी, लेकिन उस सब लेबर कोड के आने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे इतनी ज्यादा हिंड्रेंस रहती हैं कि फिर भी वहाँ पे एमएसएमईज को दिक्कत होता है। पहला तो दिक्कत ये है कि कंप्लायंस बर्डन। समझ पा रहे हैं व्हाट इज द कंप्लायंस बर्डन? क्लियर है सबको? दूसरा दिक्कत उनको ये है कि उनका जो फंडिंग है बैंक से वो प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं हो पाता है। एमएसएमईज आपको ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप जब इनफॉर्मल से फॉर्मल में जाएंगे तो क्या होगा, पहले आप मैनुअली काम कराते थे, अभी आपको मशीनरी चाहिए होगा बड़े बड़े, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। और इनफॉर्मल जितने भी ये एमएसएमईज है उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो तो बैंक में जाएंगे। बैंक क्या होता है 10 तरीके का फिर से पेपर मांगेगा कि ये पेपर लाओ, अच्छा इतना इनकम होना चाहिए, कितना टर्नओवर है, फिर आपने सीए को, फिर उसको दौड़ाएगा सीए के पास, सीए मांगेगा 35,000 सिर्फ 2-4 फॉर्म भरने के लिए, उसको उसका बैलेंस दिखाने के लिए। अगेन क्या होगा, बैक साइड होगा। तो दूसरा दिक्कत यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टू द जो फंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अगर प्रॉपर तरीके से एक विंडो बना के कहे कि 1-2-4 पेपर है ये लेके आइए आपको लोन मिल जाएगा, जैसे आजकल स्टैंड अप इंडिया इस तरीके का वो लोग कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कि वो अगेन वहां पे वही है कि जो गवर्नमेंट के वो आ जाते हैं बैंक जो एम्प्लॉय होते हैं वहां पे फिर वही हर्डल क्रिएट होता है। तो अभी भी यहाँ पे कहा है कि ये सब चीजों को स्ट्रीमलाइनिंग करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन हो जाए और गवर्नमेंट का जो
फेस टू फेस इन वो है वो कम करके हम फेसलेस प्रोसीजर को ज़्यादा फॉलो करें। फेसलेस का मतलब मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास नहीं जाऊं, मुझे कुछ दिया जाए फिलअप करने के लिए, वो फिलअप हो और घुमा के किसी को पता नहीं चले किसने फॉर्म भरा है और किसके पास जा रहा है, और वो 4 जगह बाद आपके पास डिजिटल मोड में आए, ईमेल के मोड में आए या मैसेज के मोड में आए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट सोच रही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए भी वो दौड़ाते ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट साफ साफ अवेयरनेस नहीं फैला पा रही है। जैसे है ना कि ऑनलाइन आपको अप्लाई कर लेना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो 20 दिन तक फाइल ही नहीं बढ़ाएंगे। जैसे होता है ना, मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना था, मैंने ऑनलाइन कर दिया, फिर वो इतना मजबूर किया कि मुझे पता लगा के जाना पड़ा कि किसके पास जाता है, वो कैसे करेगा, फिर उसके पास जाना पड़ा, फिर वो पैसा मांगा ही, वो डिले कर देंगे। फिर आप टाइम बाउंड में कीजिए ना कि इतने दिनों के बाद हो जाएगा, फिर वो लोगों को पता भी नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि जब मैं घूम आया तो मुझे रोकना चाहिए था, मुझे जाके कंप्लेन करना चाहिए था, ये मुझे सब कुछ कराने के बाद पता चला। तो लोग नहीं अवेयर है ना, मुझे कहाँ पता चलेगा, आप क्लियर कट में लिखते नहीं है, आप उनके वेबसाइट पे जाइए, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत विभाग है उनका चलता ही नहीं है। आप एक बार वो करिए, फिर एरर दिखाने लगेगा, फिर क्या करेंगे, फिर आपको मजबूरी में जाना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो इनका फेसलेस जो चीजें हैं वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फिर गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में चला है उद्यान असिस्टेंट प्लेटफॉर्म स्कीम चला है। यहाँ पे इन्होंने कोशिश किया है कि अगेन यहाँ पे सिडबी बैंक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करता है, इसको प्रॉपर तरीके से कहा है कि फंडिंग में जो पेपर्स हैं उनको रिड्यूस करके इसको थोड़ा सा इजी बनाए, जो भी इनको इन्वेस्टमेंट है, लोन लेना है, वो प्रोसेस इजी किया जाए। दैट इज डन बाय द उद्यान असिस्ट प्लेटफॉर्म, ये लिख लीजिएगा। उन्होंने ट्रेड प्लेटफॉर्म भी बनाया है। एक ये है कि जो ट्रांजैक्शन है वो इजी किया जाए, जैसे ट्रांजैक्शन में भी पैसे रोक दिया जाता है। जैसे मानिए गवर्नमेंट को मैंने कुछ बेचा, उसमें प्रोसेस लग जाता है ना, वो प्रोसेस पैसे ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, तो वो भी अपडेट करने के लिए इन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के रखा है, दैट इज नोन एज द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपका टाइम बाउंड मैनर में आपके पैसे जो होंगे रिलीज होंगे, अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ आपको स्लिप देना है, वो सब आपको डिजिटली ही प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो 2 चीजें हैं अभी इन्होंने, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ये फंडिंग के लिए, बैंक से बारोइंग के लिए, और जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट को कुछ बेचा है, आपका अभी पैसे मिले नहीं तो उसके लिए ट्रेड्स है। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि श्री फंड एक सेपरेट गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके अंदर में 50,000 करोड़ का कॉर्पस रखा है, और ये सेपरेटली एमएसएमईज को ही डेडिकेट करने के लिए करा है। लेकिन ये भी है अगेन, यहाँ पे भी आपका लिंकेज ही चलेगा, डायरेक्ट कोई छोटा मोटा एसएमईज एक्सेस नहीं कर सकता है। सिडबी इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, ठीक है, और सेपरेट एक एक्ट गवर्नमेंट का था, उसके थ्रू इसको इवॉल्व किया गया था, और टोटली इसका जो फोकस एरिया था एमएसएमईज ही है अभी भी। उनका इवोल्यूशन है, आप इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ेंगे, जब बैंकिंग आपको पढ़ाया जाएगा तो ये है। मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया है, एक बार देख लीजिएगा कि कैसे कैसे इनका इवॉल्व किए हैं। ये इनका लोन इन 59% बहुत 59 मिनट्स बहुत फेमस था, लेकिन इसका भी यूज नहीं है। 59 मिनट में ये लोन दे रहे थे, तो अभी आप जाके देखिएगा कितने 59 मिनट में मिलता है कि नहीं मिलता है। आप अपना एक मोबाइल का लोन तो 59 मिनट में ले नहीं पाएंगे, आप जाइएगा। तो ये पूरे एमएसएमईज को लोन देने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो इन्होंने कवर किया है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की बात किया है। व्हाट इज द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर? एग्रीकल्चर तो सिंपल सी बात है, जो आपका फूड प्रोडक्शन होता है। एलाइड में क्या क्या आता है? एलाइड सेक्टर में क्या क्या आता है? वो तो फूड प्रोसेसिंग हो गया। एनसीईआरटी में पढ़ा है कभी 9th में? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी में क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड आता है। एलाइड में ये आता है जैसे आप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल हस्बेंडिंग कर लिया, फिशरीज कर लिया, यही है ना एलाइड। साथ साथ हमने फॉरेस्ट्री कर लिया, तो ये दे आर द एलाइड सेक्टर, ठीक है।
तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जितने भी ये सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उनका ग्रोथ अच्छा रहा है, 5% एवरेज ग्रोथ है। अगर एग्रीकल्चर में अगर 5% है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ओवरऑल आपका मैन्युफैक्चरिंग में ये जा सकता है 10%, 11%। वैसे हम लोग नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन जो ये वैल्यू एडिशन होता है ना इसमें, तो अगर कम भी है तो बाद में वैल्यू एडिशन करके आप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपका वीट का रेट अगर 10 रुपए है तो ब्रेड बनाते हैं तो 30 का हो जाता है। फिर आप उससे और हायर पे जाए, उसको सैंडविच बना दीजिए, बर्गर बनाइए, 60 रुपए में इतना छोटा मिलेगा। तो वैल्यू एडिशन ऊपर लेवल पे आप जाएंगे तो ज्यादा होने लगता है। तो अगर इसका ग्रोथ 5% है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में तो और इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए बोला है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्रॉपर है, जो दिक्कत है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही है, इंडस्ट्री में है। एक जगह दिक्कत है, जो ऑयल सीड है, ऑयल सीड जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे सनफ्लावर होता है ना, उसका ऑयल निकलता है, ये सब चीजें हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, वो उसका ग्रोथ अभी भी बहुत कम है। और इसीलिए हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट पे है। तो इस पे गवर्नमेंट पिछली बार भी कई वैसे ये प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है। फिशरीज सेक्टर का भी काफी हाई है। ओवरऑल एग्रीकल्चर में देखिएगा फिशरीज का तो 13% है, और जो लाइफ स्टॉक है उसका 13% के आसपास है। लाइफ स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री, जो आप चिकन आप लोग खाते हैं ना, तो ये सब यहीं से आता है। ठीक है। फिशरीज ये सब एलाइड सेक्टर ही है। फूड प्रोसेसिंग भी कहीं ना कहीं एलाइड में ही आ जाएगा, क्योंकि वो भी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं ना। फूड प्रोसेसिंग समझ में आ रहा है ना, क्या होता है फूड प्रोसेसिंग? हल्दीराम का पीनट्स वाला पैकेट खरीदा है? खरीदा होगा ना। तो उसको बनाने के लिए पहले तो मूंगफली फार्मर्स ने कट किया होगा, वो हार्वेस्ट किया होगा, फिर उसको तोड़ा गया होगा, फोड़ फोड़ के मूंगफली के दाने निकाले गए होंगे। फिर उसके बाद एक एक दाना जो बराबर है उसको सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट करने के बाद क्या होता है, तलते हैं, तलते के बाद नमक डालते हैं, फिर पैक करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कि सेग्रीगेट करना, फिर उसको तलना, फिर नमक डालना और फिर पैकेट करके आपको बेचना, ये फूड प्रोसेसिंग में आ जाता है। जब आप रॉ के ऊपर जाते हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग में आ जाता है। क्लियर हो रही है? तो फूड प्रोसेसिंग भी एलाइड सेक्टर ही है। इरिगेशन का सर्वे में दिया है कि इरिगेशन का जो हमारा इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुआ है। इरिगेशन इंटेंसिटी 144 टू 154 हुआ है। व्हाट इज द इरिगेशन इंटेंसिटी? ये सब एनसीईआरटी क्लास 9th का है। इरिगेशन इंटेंसिटी आप लोग देखते भी हैं, जैसे आपके घर के आसपास खेती होती होगी तो पहले वो गेहूं बोते होंगे, उसके बाद धान चावल बोते हैं, एक बार गेहूं की इरिगेशन होता है, फिर जरूरत पड़ी तो आप यहाँ पे भी करते हैं। थोड़ा बहुत गेहूं में कम लगता है पर थोड़ा बहुत लगता है ना। इरिगेशन 2 बार लगता है। या मानिए आपने मक्का ही 2 बार बो दिया तो 2 बार लगा। या मानिए बंगाल में 3 बार राइस प्रोड्यूस करते हैं तो 3 बार उन्होंने करा। तो एक ही लैंड को कितने बार कल्टीवेट कर रहे हैं? 2 बार। नॉर्मल 2 बार हो जाता है। तो अगर एक से ज्यादा बार खेती हो रहा है तो वो 100% से ज्यादा हो गया। अगर एक को आपने इरिगेट किया तो वो 100% रहा। एक से ज्यादा क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 144। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि जो इरिगेटेड एरिया है उसमें कितने एरिया में एक से ज्यादा बार खेती हो रहा है। यही है ना कि जितनी 100 से ज्यादा का मतलब आपने 2 फसल उगाए, यही हुआ। तो ये है कि मानिए यूपी है, यूपी के कितने पार्ट में 2 बार इरिगेशन हो जा रहा है, ओवरऑल एवरेज करेंगे तो वो 1.44 हो रहा है। इसका मतलब कुछ एरिया है जहाँ पे सिर्फ एक फसल उगा रहे हैं, कुछ एरिया है वहाँ पे 2 फसल उगा रहे हैं, तभी तो 1.5 के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज होना अच्छी बात है, क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड को बना रहे हैं ना। जो एक साल में हम एक खेती करते थे 2 कर दे रहे हैं। अगर ये 2% हो जाए, मतलब कि पूरे यूपी में 2 बार हम खेती कर ले रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इरिगेशन इंटेंसिटी इज गुड। ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन का जो परसेंटेज था वो भी हमने इंक्रीज किया है। इरिगेशन कवरेज, व्हाट इज द इरिगेशन कवरेज?
ये तो इरिगेशन इंटेंसिटी था कि फसल कितनी बार हम उगा रहे हैं। ओवरऑल इरिगेशन कवरेज का मतलब कि मानिए ये गोरखपुर एरिया है, तो कुछ एरिया में कनाल पहुंच जाता होगा, कुछ लोग अपने रैन के भरोसे रहते होंगे। तो जहां जहां हमने इरिगेशन का कवर कर लिया, कनाल या जो भी ये क्या कहते हैं, ये पंपिंग सेट होता है ना, ये सब हमने पहुंचा दिया है, उसको हम इरिगेशन कवरेज में लेते हैं। मतलब कितना एरिया इरिगेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में है, वो आएगा इरिगेशन कवरेज। क्लियर हो रहा है ये चीजें? बाकी जो होंगे वो रेन फेड होंगे, मतलब बारिश जब आएगा उसी पे डिपेंडेंसी होगा, उसी को कहीं इकट्ठा करके दोबारा उसी से सींचते होंगे, तो होता है इरिगेशन कवरेज एंड रेन फेड। तो अभी तक इरिगेशन कवरेज 50 से ज्यादा था, लेकिन अभी हमने 9 सालों में 10 सालों में इसको बढ़ा के 55 किया है। मतलब कहीं ना कहीं हमने जो कैनाल बढ़ाए हैं, जो टैंक है, ये सब बढ़ाए हैं, तो उसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम माइक्रो इरिगेशन की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द माइक्रो इरिगेशन? या जैसे आप लोग देखते हो पार्क में ये पानी ऐसे फव्वारा के साथ निकलता है, तो जो ये इरिगेशन सिस्टम होता है वो इतने मतलब प्रॉपर तरीके से सेटिंग होती है कि उसके जड़ में जाके गिरेगा, जैसे वो पूरी होती है और एक बार लगाने के बाद वो हमेशा के लिए सेट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अभी जो गवर्नमेंट का मेन एम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना चला रहे हैं, उसके अंडर में वो ये माइक्रो इरिगेशन बढ़ा रहे हैं। तो माइक्रो इरिगेशन का ये फायदा कि पहला कि एक तो पानी कम लगेगा, डायरेक्ट जड़ पे जाके गिरेगा। ड्रिप में भी क्या होगा, एक तो इन्होंने बताया स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा के जैसे, और दूसरा होगा कि उसके पेड़ के पास ही छोटे छोटे पाइप आएंगे और उसके जड़ पे उसका बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहेगा। गवर्नमेंट जो पीएम कृषि सिंचाई योजना था, उसका नाम उन्होंने पर ड्रॉप पर क्रॉप ऐसे रखा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ड्रॉप का भी हम वैल्यू दे लेंगे। तो एक तो फायदा हो गया कि वाटर है वो कम लगेगा, दूसरा है कि पहले तो पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन बार बार आपको नहीं लगाना पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट हाई होगा, लेकिन उसके बाद होगा कि आपके कॉस्ट कम हो जाएंगे, जो भी वाटर की नीड होगी कम होगी, तो कॉस्ट लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगा। तीसरा फायदा ये है कि नॉर्मल ऐसे हम पूरा, अगर आपका फील्ड जो है, खेत है, अगर उसमें पूरा पानी डालते थे पुरानी स्टाइल में, तो क्या वीड घास उस भी उगते थे। अब हम डायरेक्ट जड़ पे देंगे तो बीच में घास को पानी मिलेगा नहीं, वो सूख जाएगा, तो वीडिंग जो है वो भी कम होगा। तीसरा फायदा ये हो गया। चौथा फायदा ये हो गया कि हम जब बूंद बूंद गिरा रहे हैं, पहले हम क्या करते थे, यूरिया ऐसे छींटते थे, जहाँ पे घास रहता था उसके जड़ में भी जाता था। अब हम क्या करेंगे, जब ड्रॉप आएगा तो उसी में मिक्स करके जो भी पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, साथ साथ वो उसी के जड़ पे ही डालेंगे, तो इफिशियंसी ये भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको फर्टिगेशन कहते हैं, फर्टिलाइजर और इरिगेशन एक साथ साथ होता है, तो दैट इज द फर्टिगेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब 4-5 फायदे हैं। माइक्रो इरिगेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में डायरेक्ट इसका मेंशन है, माइक्रो इरिगेशन एंड इरिगेशन। ठीक है, तो इस सर्वे ने ये पे जोर दिया है कि कहीं ना कहीं अभी हमें जो शिफ्ट करना है वो माइक्रो इरिगेशन करना है। तो फायदे तो बहुत है, लेकिन दिक्कत तब क्यों नहीं दिखता है? हर जगह दिखना चाहिए ना। आपको दिखता है कहीं ये सब सिस्टम? नहीं दिखता है, क्योंकि किसान के लिए पैसे इनिशियल स्टेज पे ही वो डर जाता है। उसे लगता है ठीक है 2-2 हजार में पंपिंग सेट बुला के मैं लगवा लूंगा, लेकिन एक ही बार 1 लाख कौन लगाएगा? उसको ये नहीं लगता कि 10 साल में वो सारे आ जाएंगे आपके, उसके बाद फ्री हो जाएगा, लेकिन उसको 1 लाख दिखता है ना। उसको कंपेयर किससे में करना पड़ता है, 2 हजार 3 हजार और 1 साल में। तो इसीलिए इनिशियल कॉस्ट इतना हाई है कि वो उसके लिए फॉरवर्ड आगे ही नहीं आ पाते हैं। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है प्रॉपर तरीके से इफिशिएंटली हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो सब्सिडाइज कॉस्ट है, तो उसमें कट बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए भी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, ज्यादा लोग इसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला याद रखिएगा, ये वाला ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। इस समय 55% है, आप लोग यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। मेंस का जब लिख रहे हैं तो इरिगेशन में क्या हम कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट है, ये सब चीजें मेंस के आंसर राइटिंग में यूज होंगी। कुछ स्टेट में काफी हालत खराब है, जैसे इन्होंने दिया झारखंड और असम में सिर्फ 20% ही है, तो इन सब स्टेट्स में ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज और है, जो इंक्रीज है इनकम फार्मर्स का, वो 5.23% है, तो ये भी बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर में अगर 5 वैसे
गवर्नमेंट जो एम लेके चल रही थी कि डबल इनकम करना है, तो डबल इनकम तो नहीं हो पाएगा इतने से, क्योंकि उस आप इन्फ्लेशन भी तो एडजस्ट करेंगे। 5 पॉइंट आपका इनकम बढ़ा लेकिन 7% आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ओवरऑल आपका कम हो गया ना। अगर आप रिलेटिव देखें तो कम है, ऐसे एब्सोल्यूट में आपको लगेगा कि आपका 5% बढ़ा है, लेकिन एडजस्ट अगर आप इन्फ्लेशन से करेंगे तो ये चीजें ओवरऑल निगेटिवली है। तो इसीलिए जो फार्मर्स का डबल इनकम था वो गवर्नमेंट तो 2022 तक ही मोदी जी कह रहे थे कर देंगे, लेकिन अभी तक अब कहना ही बंद कर दिए क्योंकि हुआ ही नहीं और उसको होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो वो सब चीजें अब नहीं है। नेक्स्ट, मेक हायर एजुकेशन रेगुलेशन वॉलंटरी। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो हमारे एजुकेशन का ओवरऑल रेगुलेटरी सिस्टम है, एक तो सेंटर और स्टेट में काफी टसल रहता है कि कौन उस पर अपना, अभी हम लोग देख रहे थे तमिलनाडु और ये सेंटर लड़ रहे थे, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर रेगुलेशन आप ज्यादा करते हैं तो पहली बात तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरी चीजें ये होती है कि आप ना जो लोकल यूनिवर्सिटी है उसको ऑटोनॉमी नहीं दे पाते हैं। जैसे होता है ना, मैं अपना सिलेबस चलाना चाहता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप अगर एक रेगुलेशन बहुत ज्यादा करेंगे, मानिए मैं अपने करिकुलम में हो सकता है गिटार सिखाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन आप रेगुलेट कर रहे हैं नहीं, आपको इंग्लिश ही पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं जो इनोवेशन है, जो नई स्किल है, नया एक हम जैसे कर सकते हैं कि स्टूडेंट के अंडर में एक आउट ऑफ बॉक्स जो ट्रेट होता है वो सब हम इनकलकेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं वी शुड गो बियॉन्ड द मिनिमम एक्रेडिटेशन रिक्वायर्ड, जो यहाँ पे उसको वॉलंटरी कर देना चाहिए कि हमें मन करे तो हम ये सब फॉलो करें, हमें मन कर रहा है कि कुछ नया मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं प्रोवाइड होनी चाहिए। इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स पॉइंट टू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो आवाज आ रहा है, यहाँ पे है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है 52%। तो जब आपको जॉब नहीं मिलेगा सैलरी, तो आप क्या करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड ही करेंगे। तो यहाँ पे इनका दोनों व्यू है। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं, लाइवलीहुड उनका इंक्रीज हुआ है। लेकिन दूसरा ये है कि लोगों को जब जॉब ही नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करेगा, पकौड़ा का दुकान खोलेगा, तो भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, अभी तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में काउंट कर लेंगे। अब वहां पे आप इसको कह दें कि दिस इज बिकम द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कहीं है। अब आप हर आदमी को एंटरप्रेन्योर तो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कोई मानिए सब्जी अपने खेत से लाके बेच रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है ना, क्योंकि उसका जो इनकम है, जो लाइवलीहुड है, वो स्टैंडर्ड लेवल से बहुत कम है। और जितने भी लोग सैलरीड नहीं है सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे वेग है और यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका एक बेसिक स्टैंडर्ड है, वो हम मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। गवर्नमेंट का तो है कि हमने तो बढ़ा दिया है, ठीक है, ओवरऑल सेल्फ एम्प्लॉयड बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि उसके बाद भी जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जा रहे हैं, वहां पे भी उनको तो एक होना चाहिए ना कि कहीं से उनको फंडिंग हो जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए। इनिशियल स्टेज पे सेल्फ एम्प्लॉयड को भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वो सब चीजें लैकिंग है, तो लोग मीनियल वर्क में ज्यादा जा रहे हैं। इन्होंने कहा वैसे 2020-21 के बाद ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटा नहीं है, बढ़ा ही है। इन्होंने स्टेबल कर दिया है एंड ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। लेकिन इस पे बहुत डिबेट है भाई, बहुत से रिपोर्ट ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप तो दिखाने को दिखा दे रहे हैं कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन वो मीनियल है, मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज का मतलब होता है कि जहाँ पे हम, मानिए मेरा दुकान है, एक शॉप खोल के बैठा हूँ, दिन भर में 10 लोग आ रहे हैं खरीदने, बस उसमें से मुश्किल से मैं 1,500 रुपए बेच पा रहा हूँ। अब मेरा भाई भी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी आके दुकान में बैठ गया, आजू घड़ी ना मेरी वाइफ भी आके बैठ गई, बेच तो 1,500 रहे हैं ना। सेल्फ एम्प्लॉयड तो तीनों हो गए कि तीनों दुकान चलाते हैं, आजू गेटिंग। तो कहीं ना कहीं ये डिस्गाइज है ना। रियल एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जब आपका इनकम भी साथ साथ बढ़े, जब आप अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इंक्रीज हो। जैसे मानिए एक खेत है, जैसे एक और एग्जांपल दिया, उसमें पहले 4 लोगों की जरूरत थी, 4 लोग आराम से उसको प्रोड्यूस कर सकते थे। अब घर में 8 लोग हैं, सब उसी में लगे हैं, तो वो 8 भी मिलके प्रोड्यूस तो उतना ही कर रहे हैं ना। तो इसको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहां पे नंबर ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयड डजंट टर्न इनटू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। नहीं हो रहा है ना,
प्रोडक्टिविटी तो सेम रह रहा है। तो ये मैक्सिमम डिबेट जो चल रहा है कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है कि ये रियल एम्प्लॉयमेंट है, बड़ा है, लेकिन ये किस नेचर क्या है उस पर काफी डिबेट है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक सर्वे ने कवर किया है कि रूरल इंडिया ड्राइविंग राइज इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, कोई बताइए, बताइए आप ही। आप बताइए। फोर्सफुली तो नहीं है, इंडिया में फोर्सफुल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप में से बताइए, आप बता सकती हैं, बताइए। आप बताइए। हम्म हम्म मैं वो तो मेल फीमेल पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का, फीमेल हटा दीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है? वो तो फीमेल मेल जोड़ देने पे हो जाएगा कि उनका ये है इनका ये है। व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? ठीक है, आप क्या अभी कर रहे हैं? अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब तो कर नहीं रहे, जॉब चाहिए आपको। मैं कहूँ कि दुकान पे चलिए, आपको भी बैठा देता हूँ, चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, मना कर दिया, काम तो दे रहा था ना आपको। आप आपको कहूँ मूंगफली बेचना है, बेचेंगे? जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयार नहीं है पार्टिसिपेट करने को लेबर फोर्स में। अभी आपको एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए तभी आप करेंगे, आप एक एम बना है। तो इसमें यह है कि कितने लोग काम करने को अवेलेबल है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कितने लोग अवेलेबल है। इससे डजंट मैटर कि उन्हें जॉब मिला है कि नहीं मिला है। जैसे हो सकता है कि आप चाहते हैं मूंगफली बेचना, फिर भी आपको ना मिले। आगे करेंगे ना कि आप तो अवेलेबल है मूंगफली बेचने के लिए। कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि मूंगफली बेच के भी कुछ हो जाए, लेकिन उनके पास मूंगफली बेचने के लिए पैसा ही नहीं है। कुछ औरतें जो मानिए विलेज एरिया है या शहर में ही है, मिडिल क्लास की हैं, तो उनको कहा जाए कि चलिए आप कहीं जॉब है 4,000 5,000 कर लीजिए, नहीं करेंगे क्योंकि उनके घर वाले कहेंगे अरे हमारी घर की औरतें काम नहीं करती हैं, होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब कि कितना फीमेल अवेलेबल है कि उनको काम ढूंढ रही हैं। इट डजेंट मैटर कि एम्प्लॉयड है कि नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो ही नहीं रही है, कितने पार्टिसिपेट करने को तैयार है, वही होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। और 100 में से कितना फीमेल इसके लिए तैयार है, वो होगा कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। मेल है तो मेल का होगा। तो पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं होता कि जॉब कितने के पास है कितने के पास नहीं है। सबसे पहली बात कि अवेलेबल कितना है। जैसे होता है ना वीमेंस के केस में होता है कि हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो वुमेन्स को घर से निकलने ही नहीं देंगे, जॉब मिले या मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अपर कास्ट ठीक है, क्योंकि अपर क्लास जैसे हीरो हीरोइन लोग हैं, वो लोग एक्टर हैं, वो तो नहीं अपने वुमेन्स पे इतना रिस्ट्रिक्शन लगाते, उसमें भी है लेकिन वहां पे बहुत छूट होता है। और एक होता है जो ट्राइबल है, दलित है, उनमें भी कुछ उतना नहीं होता है। जो मिडिल में है उसमें बहुत ज्यादा ऑनर का कॉन्सेप्ट है कि अरे मेरे घर की औरत काम नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो मेन है कि हाउ मच फीमेल आर रेडी टू पार्टिसिपेट इनटू द लेबर फोर्स, यही है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। कुछ तो है कि एजुकेशन बढ़ा है, उसके लिए लोग हुए हैं। कुछ कारण है कि मनरेगा का भी इम्पैक्ट है, मनरेगा में वीमेंस को हम कुछ रिजर्व दे रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं जो इंक्रीज हुआ इस पे भी बहुत डिबेट है। गवर्नमेंट खुद ही कई बार 23 से 27 दिखाती है, कई बार 23 से 44 दिखाई है, इनका बहुत फ्लक्चुएट हुआ है। 23 पहले था, कभी कभी 33 दिखाए हैं बीच में, कभी कभी अभी तो 41 दिखा रहे हैं, बीच में 27 दिखाए थे, बीच में 19 भी दिखाए थे। तो इनको खुद सही से डेटा नहीं है, सेंसस तो है नहीं, सेंसस नहीं है तो ये सब चीजें तो और मुश्किल हो जाएंगी। तो अभी जो डेटा है वो बहुत फ्लक्चुएट है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे आंसर में क्या जाएगा, हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे बेस है ना, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो हमारा जो डेटा है वो 23 से हमने गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 41% किया है।
तो ये तो आपको अगर आंसर पॉजिटिव वे में लिखना है तो ये लिखेंगे, लेकिन कहीं क्रिटिकल आंसर हो गया तो आप ये भी बता सकते हैं कि कई डेटा आया है। डेटा एक में 19% भी इन्होंने घटा के भी दिया है। होता है ना, आईएमएफ डेटा निकालता है, ये लोग निकालते हैं, उनके डेटा में तो कम दिखाया गया है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कह रही है, उन्होंने कहा है कि हमने ज्यादा से ज्यादा स्कीम इंप्लीमेंट किया, मनरेगा में हमने ज्यादा वुमेन्स को लेबर दिया है, आंगनवाड़ी है, ये सब हमने बढ़ाया है। तो और एजुकेशन में भी जो महिलाएं पढ़ रही हैं वो ज्यादा एक्सेप्ट कर रही हैं, और कुछ माइंडसेट भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है लोगों का। ठीक है, अब माइंडसेट पता नहीं रियल में कैसा बदल रहा है, पर है कि वुमेन्स ज्यादा अवेलेबल है लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एज पर द गवर्नमेंट डेटा। What is the fiscal deficit? कई बार मैं क्लास में बताया हूं, बताइए। यस, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है और फिर खर्चा करती है, आपकी स्कीम पे खर्चा करती है, लोगों के सैलरी देती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो ओवरऑल अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो ये फिस्कल सरप्लस में जाता है। और अगर वो इकट्ठा कम कर रहे हैं रेवेन्यू और खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो दैट विल बी द डेफिसिट। तो यहाँ पे देखिएगा डेफिसिट का जो हमने रखा है, ओवरऑल इन्होंने ये दिया है कि जो पूरे साल का था वो बाय द दिसंबर एंड 56% इन्होंने पहुंचा दिया था, जो अपना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट बनाती है। तो वो नियर अबाउट 5% के आसपास ही रहता है, वो फ्लक्चुएट करता है 5.3, 5.8। अभी जो टारगेट कर रहे हैं 5. फिजिकल डेफिसिट कितना 4.9% का इन्होंने अभी करंट फिजिकल ईयर में टारगेट किया है। ठीक है, क्लियर। फिजिकल डेफिसिट ऐसा नहीं है कि घाटा होता है, कई बार ये सही भी होता है, क्योंकि जब आप फिजिकल डेफिसिट करके आप प्रोडक्टिव चीजों में यूज कर रहे हैं, जैसे मैं कोई नया कंपनी खोला और कंपनी ऐसा बना रहा हूँ कि आगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो भले मैंने उधार लेके, भले हमने लगाया 2 लाख और इनकम भले 1 लाख आ रहा है, लेकिन हम ऐसे जगह पे कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं दैट विल बी एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन फिजिकल डेफिसिट की भी एक लिमिट होती है कि उतना आपका फ्यूचर में अर्निंग हो जाए, आप उतना पे कर सकें। ठीक है, तो अगर लेकिन आप उसका यूज कर रहे हैं, उधारी ली, बोरोइंग की, और उसका आप पर्सनल खर्च में कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दैट इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि आप पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप कैपिटल में कर रहे हैं तो पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। वही मैं अगर बोरो करके अपने कपड़े खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अब मैं एक 10 लाख किसी से बोरो करूँ और जो भी खरीदूं उसका इस तरीके से यूज करूं, एक शॉप ही खोल लूं और उसका बाद में ऐसे यूज करूं कि उससे प्रोडक्टिविटी कुछ आने लगे, तो कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल होता है। तो गवर्नमेंट हमेशा जो है 5% के आसपास ही टारगेट होती है कि इससे बहुत ज्यादा ना जाए। ओवरऑल हमारा टारगेट है कि इसको गिरा के 3% पे लाए, लेकिन अभी 5 से 3 तक लाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, सो अभी द हिंदू ने ये कवर किया है, बाकी का जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जो उन्होंने और भी चीज़ें कवर की हैं कि किस तरीके से इंडिया का ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरीके से हम डिफरेंट सेक्टर को उन्होंने जैसे ये फाइबर्स में उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उन्होंने दिया है कि क्या इंडिया का है, सीमेंट इंडस्ट्री का है, तो वो एक पूरा टाइम लगेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। अभी जितना द हिंदू ने कवर किया है वो आज हम लोग किए हैं। कोई डाउट? इसको आप लोग अब ये जैसे इकोनॉमिक सर्वे का सबसे ज्यादा यूज होता है मेंस आंसर राइटिंग में, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप लोग पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे का हर एक, अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से करूंगा। अभी तो द हिंदू ने जितना फिल्टर किया है तो वो किया है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप देखिएगा तो वहां पे होगा कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर पूरा उन्होंने डिस्कशन एनालिसिस किया होगा और लास्ट में कंक्लूड करते हैं। तो हमारे जो आंसर राइटिंग का भी ट्रेंड होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, तो उससे बहुत आइडिया आएगा आपको। 12 चैप्टर है तो बीच बीच में हम लोग ये करेंगे, लेकिन मोस्टली ओवरऑल जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी द हिंदू ने कवर किया था, हम लोगों ने कवर किया है। अब जो बाकी जो चीजें छूटी हैं वो हम धीरे धीरे नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है।